अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं मरी में अमवात ज्यादा हुई हैं, हुकूमत छुपा रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का दावा सामने आया, कहते हैं कि सानिया मरी की जुडिशल इंक्वायरी भी की जाए। असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा रहे हैं। उस्मान बुज़दार को रेस्क्यू टीम को शाबाश देने पर शर्म आनी चाहिए। ये कौम के बच्चों की लाशों पर भी सियासत करते हैं, इन्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। हर झूठ का हिसाब देना होगा। ये जो मरी का सानिया है, मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं, अभी हकायक कौम के सामने नहीं आए। मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली का इजलास की रिक्वेस्ट डालने जा रहा हूं, जिसका एजेंडा नंबर 1 मरी के हादसे की जुडिशल इंक्वायरी होगी। बुज़दार अपनी रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद देता है, इसको शर्म नहीं आती? वहां पर क़यामत सुगरा टूट गई खानदानों पर। ये तमाशबीन लोग हैं, ये कौम की बच्चियों की लाशों पर भी सियासत करते हैं। इन लोगों के सीने में दिल नहीं है, ये बेहिस लोग हैं। आज कौम की आंखों में खून है इमरान नियाजी, और तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे, इसको हिसाब देना होगा। इसको अवाम से जो इसने झूठ बोले कंटेनर पर चढ़कर, उसका हिसाब देना होगा। सयाह गाड़ियों में इसीलिए रुके रहे क्योंकि होटलों में बिजली नहीं थी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की अनोखी मंतक, कहा इंतजामिया ने बाखूबी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। ऐसी सूरत हाल तरक्की याफ्ता मुमालिक में होती तो निजाम मफलूज हो जाता। सानिया ट्रैफिक की वजह से नहीं, बर्फानी तूफान के बायस पेश आया। जिन लोगों के साथ हादसा पेश आया वो मरी जा नहीं रहे थे, बल्कि मरी से वापस आ रहे थे। उन लोगों ने होटलों में रहना इसलिए मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वहां पे बिजली जा चुकी थी। जब बिजली नहीं होगी, हीटर नहीं होगा, वहां पे पानी नहीं होगा, तो 100 लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठकर हीटर लगाना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश है। जो स्नोफॉल वहां पे हुई है उसको आप स्नोफॉल नहीं कह सकते, वो एक स्नो ब्लिजर्ड था जो कि तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता अगर ममालिक में भी आए तो वहां के निजाम है मामूल जिंदगी का, उसको वो मफलूज करके रख देता है। ये हादसा जो है स्नो ब्लिजर्ड की वजह से हुआ है, ट्रैफिक की वजह से नहीं हुआ। ट्रैफिक तो जिस दिन 27,000 गाड़ी गई उस दिन भी कामयाबी के साथ इंतजामिया ने उसको हैंडल किया। जिस दिन 25 गई उस दिन भी कामयाबी के साथ हैंडल किया। जिस दिन 22 गई उस दिन भी कामयाबी के साथ हैंडल किया। दुनिया भर से सयाहों को खींच लाने की बातें करने वालों के दौर में बाइकॉट मरी के ट्रेंड चलने लगे। मलका कोसार में बर्फानी तूफान की रात किसके साथ क्या हुआ, सब सुनते जाएं और सर धुनते जाएं। बस बहुत हो गई या मरी को एक और मौका मिलना चाहिए, ये फैसला करने से पहले ये रिपोर्ट जरूर देख लें। माना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन सानेहा मरी में सबसे बड़ी उंगली के तौर पर कुलडन्ना के होटल का वो मालिक दिखाई दे रहा है जिसने एक रात के लिए 50,000 से कुछ पैसे कम होने पर एक सयाह की बीवी का जेवर भी उतरवा लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक कुछ सयाह तो महंगा किराया अदा करके छत हासिल करने में कामयाब हो गए, मगर कुलडन्ना रोड पर कई सयाह ऐसे थे जिनसे 50-50 हजार रुपए किराया मांगा गया। सयाह मुंह मांगे दाम देने को तैयार थे, मगर उनसे क्रेडिट कार्ड भी कबूल नहीं किया गया। उन्हीं में से एक सयाह जहांदाद नसीर का कहना है कि उनसे 50,000 रुपए किराया मांगा गया। उनके पास 50,000 से कुछ पैसे कम थे। रात गुजारने के लिए अपनी अहलिया के जेवर होटल वालों के हवाले करने पड़े। नकीना खान अपने खावंद के हमरा लाहौर से जुमेरात की सुबह मरी पहुंची थी। वो कहती हैं कि उनका ख्याल था कि वो एक रात मरी और एक रात गिलियात में गुजारने के बाद एबदाबाद के रास्ते वापस लाहौर जाएंगे, मगर जुम्मे की सुबह जब उन्होंने गिलियात की तरफ सफर शुरू किया तो रोड मुकम्मल ब्लॉक थी और बर्फबारी हो रही थी। उनका कहना था कि इस मौके पर उन्होंने 25,000 रुपए एक रात का किराया अदा किया। मुल्क भर से छुट्टियों में सयाहत के लिए मलका कोहसार जाने वाले अब वहां हालिया बर्फबारी के दौरान फंसने वाले सयाहों को दरपेश मुश्किलात को देखते हुए
मरी के बाइकआउट की मुहिम चला रहे हैं। बाइकआउट की ये मुहिम मरी में सयाहों की हलाकतों की वजह से नहीं, बल्कि शदीद बर्फबारी के दौरान होटल्स के किराए और दीगर जरूरियात जिंदगी के मुंह मांगे दाम वसूल करने के बाइस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का मरी के होटलों में इजाफे किराए लेने की शिकायत पर बरहमी का इजहार। इजाफी किराया लेने वाले होटल्स मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि जायद किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सयाहों को लूटने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। इंतजामी अफसरान मामले के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम उठाएं। मरी में मामूलाते जिंदगी की बहाली का अमल जारी है। सड़कों पर अब भी बड़ी तादाद में ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जिनके मालकान का कुछ अता पता नहीं, जिसके बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान मुजफ्फर, बताइएगा अभी क्या मनाजिर देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर मरी की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर दूं तो इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर ये हादसा पेश आया था और मुतअद्दिद गाड़ियों में डेड बॉडीज जो है वो बरामद हुई थी। ये तकरीबन बाड़ियां बाजार से 3 किलोमीटर पीछे दरिया गली का मुकाम है और उससे पीछे गुलडन्ना है, जहां पर ये तमाम रास्ते जो थे ब्लॉक हो गए थे और यहाँ पर पूरी रात 21-22 घंटे जो स्याह थे वो फंसे रहे थे और कोई इमदादी काम नहीं हुआ था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर रोड खोल दिया गया है, लेकिन होटल तो मौजूद हैं लेकिन स्याह नहीं है, सड़कें तो मौजूद है लेकिन गाड़ियां नहीं हैं। लावारिस गाड़ियां यहाँ पर मुतअद्दिद खड़ी हुई हैं। जब हमने हुकाम से पूछा तो उनका कहना था कि ये गाड़ियां उन्हीं सियाहों की हैं जो कई तो इस्लामाबाद जा चुके हैं, यहाँ पर इलाकों में पहुंच चुके हैं। उनको यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है कि वो अपनी गाड़ियां रिसीव कर सके, जबकि हुकाम का कहना है कई गाड़ियां जो हैं वो लावारिस है, जिनका पता लगाया जा रहा है कि इनके मालकान कौन है। तकरीबन ये गाड़ियों की तादाद अगर बताई जाए तो 60 से 70 के करीब ये गाड़ियां हैं जो, और इनके साथ तमाम गाड़ियों के साथ इनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि इनमें कीमती अशिया भी होंगी सियाहों की, तो उस हवाले से यहाँ पे पाक फौज के जवान जो है वो भी इन गाड़ियों के साथ मौजूद है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि इंतजामिया मुकम्मल एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन अब जो है स्याह ही नहीं है तो उनकी एक्टिव होने का कोई फायदा नहीं है। जी सही, बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। साने मरी के बाद मामूलात जिंदगी ताहाल मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी है। सड़कों से बर्फ हटा दी गई है। वापडा और आइस्को का अमला भी बिजली बहाली के अमल में मसरूफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ बर्फबारी शुरू होने से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। मरी के हालात मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। सड़कों से बर्फ हटा दी गई, राब्ता सड़कों को भी साफ कर दिया गया। बिजली फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एहलकार कोशां हैं। पिंडी पॉइंट, सनी बैंक, जीका गली, गड़ियाल, माल रोड और बाड़ियां समेत कई इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी। 70% से ज्यादा शहरी इलाकों में बिजली बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। हमारा अब एरिया जो घड़ियाल है वो चल चुका है, सनी बैंक, हमारा पूरा माल रोड, उसके बाद पिंडी पॉइंट से लेकर आगे हमारा कुछ बाड़ियों का एरिया है वो रिस्टोर हो चुका हुआ है और हमारा 70% एरिया अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गया। वापडा हुकाम का कहना है कि देही इलाकों को बिजली की फराहमी के लिए मिनहाज ग्रिड की बहाली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीबन सारा अर्बन एरिया हमारा चल रहा है, कोई 30-25% हमारा एरिया बंद है जिसपे हम अभी जो रूरल एरिया को फीड कर रहे हैं। मिनहासा कोई हमारा ग्रिड है वो बंद है, उस पे सिर्फ 4-5 फीडर है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी हम कल शाम तक, नहीं तो परसों अर्ली सुबह तक हम उसको भी रिस्टोर करेंगे। मरी के बलाई इलाकों और नथिया गली में आज एक बार फिर बर्फबारी हुई जिसने सर्दी की मुल्क वायरस की भी सिचुएशन आपको बताएं। कोरोना वायरस की 5वीं लहर दिन ब दिन जोर पकड़ने लगी है। ताजा लहर में पहली बार शरह 3.5% से ऊपर चली गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1600 से ज्यादा टेस्ट किए गए जो कि मुस्बत आए हैं। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आपको आखिर है जहां पर 5वीं लहर दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। ताजा लहर में पहली बार शरह 3.5% से ऊपर जा चुकी है। 24 घंटों में 1600 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। 3 अफराद जान से गए। कोरोना वायरस कुछ वक्फे के बाद दोबारा जोर दिखा रहा है। 5वीं लहर में पहली बार शरह 3.5% से ऊपर जा चुकी है। रिपोर्ट होने वाले केसेस में कोरोना की अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन की शरह भी बहुत ज्यादा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.66% रिकॉर्ड की गई।
ملک بھر میں کورونا کے 45,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,649 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ جان لیوا وائرس سے مزید 3 مریض انتقال کر گئے۔ کورونا کی 5ویں لہر میں وہ شہری بھی متاثر ہو رہے ہیں جنہوں نے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوا رکھی تھی، تاہم ان میں وائرس کی علامات اور سنگینی انتہائی کم ہے۔ یہ اومیکرون جو ہے نا، اس کے لیے میں عوام سے بات کروں گا کہ یہ اس کی تھوڑا پھیلاؤ تھوڑا تیز ہے، یہ بہت جلدی پھیلتا ہے، لیکن اس کے جو علامات ہوتے ہیں اس سے اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے ڈیلٹا کے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس اومیکرون سے بچنے کے لیے آپ ماسک کا استعمال کریں، آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، لوگوں سے مخصوص فاصلہ قائم رکھیں۔ کیسز میں اضافے کے باوجود عوام احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ سے سیریسلی سمجھ نہیں پا رہے، اگر سمجھ لیں گے تو ان کے لیے فائدہ نہیں ہو تو ان کے لیے نقصان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے کی طرح جو احتیاط گورنمنٹ نے کی ہے وہ کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہماری جو قوم ہے اس کو اویئرنیس نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کی طرف انہوں نے توجہ نہیں، جب آخر پہ کام آئے نا تو پھر کرنا۔ ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے۔ احتیاط جسے کہتے ہیں وہ کرنے والی قوم ہم نہیں ہے۔ ایک چیز جب حد کو پہنچ جائے تو اس کے بعد شاید ہمیں لگتا ہے کہ یار ہاں اب احتیاط کرنی چاہیے، جب کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حکومت کا جو کچاؤ ہے وہ اوپر سے ہٹ گیا ہے، عوام نے بھی یہ کیا سوچ لیا کہ یار یہ چیزیں ہو گئی ہے مذاق سی۔ ملک میں اب تک کورونا سے 13,05,707 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 12,58,987 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی میں کورونا کیسز کی شرح 15% تک چلی گئی ہے۔ ہسپتالوں پر ابھی تک مریضوں کا دباؤ نہیں آیا۔ وبا سے بچاؤ کا واحد راستہ احتیاط ہے۔ عوام ماسک لازمی پہنیں اور ویکسین لازمی لگوائیں۔ ویریئنٹ کوئی بھی ہو، نمبر آف کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے احتیاط کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں تمام شہریوں کو کہنا چاہوں گا کہ کوئی سخت فیصلہ سندھ حکومت نے ابھی فی الحال نہیں کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہسپتالوں میں اس طرح کا پریشر ابھی تک نہیں آیا۔ اگر ایک بار پھر ہم وہ احتیاط کرنا شروع کر دیں تو بہت بہتر ہوگا ہم سب کے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے۔ آپ کو اگر کرونا وائرس کی وبا سے بچنا ہے تو آپ کو یہ ماسک پہننا لازمی ہے، ویکسین لگانا لازمی ہے۔ ہم خدا نہ خواستہ بیمار ہو کے اسپتال جائیں، بہتر یہ ہے کہ آج ہم ماسک پہن لیں، آج ہم اسپتال جا کے اپنی ویکسینیشن کرا لیں۔ احتیاط کریں ورنہ لاک ڈاؤن کی جانب جانا پڑ سکتا ہے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے خبردار کر دیا، کہتی ہیں لاہور میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، عوام ماسک لازمی لگائیں، ویکسین ہی کورونا وبا کی شدت سے بچا سکتی ہے۔ آج کووڈ کا سامنا ہمیں پھر کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور کے لوگوں کو کہوں گی کہ خدارا ماسک پہنیے، کوشش یہ کریں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر بھی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، آج کے دن میں 5 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ نہ ہو کل پھر سمارٹ لاک ڈاؤنز اور لاک ڈاؤنز کی طرف ہمیں جانا پڑے۔ تو میں لاہور کے لوگوں کو ریکویسٹ کر رہی ہوں، لوگوں کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ مہربانی کر کے ویکسینیشن کروائیں، اور اگر ویکسینیٹ ہو گئے ہیں اور 6 مہینے ہو گئے ہیں تو مہربانی کر کے بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ اور دوسری اہم چیز ہے کہ نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز، ماسک پہننا وغیرہ، ہاتھ دھونے، سوشل ڈسٹینسنگ، ان سب کی بڑی ضرورت ہے۔ سربراہ NCOC اسد عمر کہتے ہیں کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا، ایک بار پھر وبا میں تیزی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام احتیاط کریں، ویکسین نہیں لگوائی تو فوری لگوائیں، جن کی ویکسین ہو گئی ہے وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ NCOC نے وہ کام کر دکھایا جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کورونا کا مرض جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ جس تیزی سے اس وقت وبا کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، جو بالکل بنیادی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ضرور فالو کریں، ماسک ضرور پہنیں۔ سب سے امپورٹنٹ، اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی تو فوری طور پہ ویکسینیشن کروائیں۔ اگر ایک ڈوز لگوائی تھی اور اس کو 4 ہفتے گزر گئے ہیں تو دوسری ڈوز کے لیے ضرور فوری طور کے اوپر جائیں۔ اور اگر آپ کی 30 سال سے زیادہ عمر ہے اور آپ کی دوسری ڈوز لگے ہوئے آپ کو، یا آپ سنگل ڈوز ویکسین آپ کو لگی تھی اور آپ کو 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تو بوسٹر ڈوز جو ہے وہ فوری طور پر ضرور لگائیں، یہی اس کا بہترین دفاع ہے۔ NCOC کی اور جو اس کے علاوہ فیڈرل اور پروونشل ٹیمز ہیں جنہوں نے
लिटरली वो काम करके दिखाया है जो सोच नहीं सकते थे लोग होगा। दुनिया अभी ओमिक्रॉन से निकली नहीं और कब्रस में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आ गया। हुकाम ने 25 अफराद में डेल्टा क्रोन नामी नए वेरिएंट की तस्दीक कर दी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नया वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन का मजमुआ है, जिसका जीनियाती पस मंजर डेल्टा वायरस से मिलता जुलता है और इसमें ओमिक्रॉन की भी कुछ तब्दीलियां पाई गई हैं। माहिरीन कहते हैं कि वेरिएंट से होने वाली तब्दीलियों का मजीद जायजा ले रहे हैं। इससे कबल कोरोना के इकसाम डेल्टा, ओमिक्रॉन और वेरिएंट IHU ने भी मुतादिद ममालिक में तबाही मचा रखी है। अमेरिका और मुतादिद यूरोपीय ममालिक में कोरोना और ओमिक्रॉन केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका में औसतन यौमिया केसेस 7 लाख से तजावुज कर गए हैं। बरतानिया में मजीद 1,41,000 अफराद वायरस की जद में आ गए हैं। इटली, फ्रांस और स्पेन में भी सूरत हाल संगीन है। ऑस्ट्रेलिया में मजमूई कोरोना केसेस में 10 लाख से ज्यादा इजाफा हो गया है। उधर जर्मन भी कोरोना की शिद्दत के पेश नजर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करें। सेनेट का इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया है। कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने चेयरमैन सेनेट के भाई की मौत को बहुत बड़ा सानिया करार देते हुए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने की दरखास्त की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज यासिर नजर से। यासिर, बताइएगा, इजलास मुलतवी कर दिया गया है शुरू होने से कबल ही? जी बिल्कुल, क्योंकि चंद मिनट तक ये इजलास जारी रहा। जो वसीम अहमद उनकी तरफ से ये जो ऐवान की कार्रवाई है उसको मुअत्तल करने की दरख्वास्त की गई और इसी दौरान खास तौर पर मरी का जो वाक़या है उसके जो शुहदा हैं और उनके लिए और फोर्सेस के जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ करवाई गई और उसके साथ जो चेयरमैन सेनेट सादिक सुजानी के भाई जो हैं वो भी एक हादसे में जांबाज हुए तो उनके लिए भी दुआ करवाई गई और उसके साथ ही आज दरख्वास्त की गई कि आज की जो कार्रवाई है वो मुलतवी की जाए और अब सेनेट का इजलास आज के लिए मुलतवी कर दिया गया और कल 10 बजे दोबारा ये इजलास होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर नजर, तफसीलात से आपने आगाह किया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास जारी है। इजलास में वजीर खजाना शौकत तरीन फाइनेंस बिल और IMF के इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्की सियासी और माशी बयानिए पर भी गौर किया जाएगा। अपडेट करें आपको, वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास जो कि जारी है। इजलास में वजीर खजाना शौकत तरीन फाइनेंस बिल और IMF के इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्की सियासी और माशी बयानिए पर भी गौर किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं स्टेट बैंक पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। हुकूमत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम नामजद करेगी। बोर्ड अरकान के तकर्रुर की मंजूरी का इख्तियार भी हुकूमत के पास होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, वजीर खजाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक की खुसूसी शिरकत। PP रुकन नवीद कमर बोले, ये अहम कानून है, इसकी हर शिक पर गौर होना चाहिए। जिस पर वजीर खजाना ने कहा, हमें मालूम है ये अहम कानून है, कमेटी जैसे मर्जी चाहे बिल पर गौर करे। साबिका बिल पर आयद एतराजात दूर कर दिए हैं। स्टेट बैंक दुनिया भर में खुद मुख्तार होते हैं। माजी की हुकूमतों ने स्टेट बैंक को गलत इस्तेमाल किया, बैंक से 7 खरब रुपए लिए। स्टेट बैंक के पास कोई एकतरफा इख्तियारात नहीं होंगे। बैंक को बोर्ड कंट्रोल करेगा और बोर्ड का तकर्रुर हुकूमत करेगी। स्टेट बैंक के काम को पार्लियामेंट देखेगी। हमने पार्लियामेंट को मजबूत किया है। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक मुश्तरका फैसले करेंगे। इजलास के दौरान लीगी रुकन अहसन इकबाल और वजीर खजाना के दरमियान गर्मा गर्मी भी हो गई। वजीर खजाना ने कहा, आपके सामने एक सीनियर बैठा है, सेनेट को पार्लियामान का हिस्सा नहीं समझते तो फिर बंद कर दें। दुनिया भर की करेंसी गिरावट का शिकार थी, हमने अपनी करेंसी को उस वक्त बढ़ाया। अहसन इकबाल ने कहा, वजीर खजाना कमेटी के सामने मौजूद हैं, उन्हें लहजा दुरुस्त रखना चाहिए। हम बच्चे नहीं जो इस लहजे में लेक्चर दिया जा रहा है। चेयरमैन कमेटी ने मुदाखलत करते हुए कहा, अहसन इकबाल, आप मेरी इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकते। अहसन इकबाल बोले, किसी को ये इजाजत भी नहीं कि आकर हमारी डांट डपट करे। चेयरमैन ने कहा, अगर कोई डांट डपट करेगा तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। IMF के पास जनवरी के आखिरी हफ्ते में फिर जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत पर भी IMF से बातचीत होगी। कोशिश है दोनों बिल्स जल्द पार्लियामेंट से मंजूर करा लें। वजीर खजाना शौकत तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कानूनी बिल्स पर एतराजात उठाना अपोजिशन का काम है। एतराजात अपोजिशन नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा?
ये तो स्टेट बैंक का था जो दूसरा भी मनी बैंक जो है ना वो भी हम लगे हों, वो भी आज डिस्कस होगा। भी मैं तो कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आखिरी वीक जनवरी यार देखो, आखिरी वीक जनवरी तक है जो हमने उधर जाना है। बाकी तो कोशिश ये करेंगे जल्द से जल्द कर लें, जल्द से जल्द कर लें। कमेटी ने आज बड़ी इतराज उठाया था स्टेट बैंक, वो तो यार इतराज जो है अगर ऑपोजिशन नहीं उठाएगी तो और कौन उठाएगा? सर ये 5 साल वाले भी आप मान गए हैं, आप इसको करवा लेंगे लोन एक ही टर्म 5 साल की? बात करेंगे उनसे, फ्रैंकली हम बात करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि गवर्नर स्टेट बैंक आईएमएफ में काम करता रहा हो, पहले भी गवर्नर्स आईएमएफ से रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है ये? जी, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने आज कौमी असम्बली की जो फाइनेंस कमेटी है उसको बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी है, सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि ये पहली दफा नहीं है कि किसी पाकिस्तान के स्टेट बैंक गवर्नर ने आईएमएफ में काम किया हो। पहले भी बहुत से ऐसे गवर्नर स्टेट बैंक रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारों में काम किया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये भी कहा जाता है कि मेरे पास दोहरी शहरियत है। इसकी वजाहत करते हुए कहा कि मेरे पास किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं है, ना ही मेरे पास किसी दूसरे मुल्क की परमानेंट रेजिडेंसी है। मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ और बाहर के कई मुल्कों की इंटरनेशनल में पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से ये भी दिया जाता है कि आईएमएफ के कहने पर सारे फैसले हो रहे हैं। उन्होंने कहा ये फैसले बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि फैसले आईएमएफ के दबाव पर होते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बताया कि स्टेट बैंक ने नेशनल इंटरेस्ट और रोजगार की फराहमी के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आईएमएफ ने हमारे कई प्रोग्रामों से इख्तिलाफ भी किया है, लेकिन हमने शुरू किए हैं और अपना फैसला खुद किया है। ये भी उन्होंने कहा कि फैसला दुरुस्त नहीं है कि एक अदारे को किसी आलमी इदारे को बेचा जा रहा है। रजा बाकर ने आज के इजलास में बड़ी तफसील से सवालों के जवाब दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात से आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली ने ट्रक आर्ट को जूतों पर भी पेंट कर दिया। आज न्यूज से बातचीत में कहा कि 5 से 7 रोज में एक जूते की जोड़ी रंगीन होती है। जहाज से लेकर जूते तक सबको रंगीन कर चुका हूं। ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली की जिंदगी के कैनवस पर नजर डाली है हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने। आइए देखते हैं। मेरा नाम हैदर अली है और मैं ट्रक आर्टिस्ट हूँ। मैं जब से पैदा हूँ और जब से आंख खोली होश संभाला है, मैंने आसपास कलर के अलावा और ट्रकों के अलावा और कोई चीज नहीं देखी। अल्लाह के फजलो करम से मुझे लोग बॉब रोज ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, कोई पिकास ऑफ पाकिस्तान कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गोस्तो गोरवे कहता है। हालांकि मैं इनसे ना वाकिफ हूँ। ये मेरे क्लाइंट का आइडिया था, उन्होंने मुझे शूज दिए और मैंने उनको कहा कि एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ये शूज़ कर दूंगा। और मैंने इस पर अपना डिज़ाइन जो मुझे अच्छा लगा, मैंने इस पर अपना डिज़ाइन बनाए और मेरे क्लाइंट को भी पसंद आए। और इससे पहले मैं मुख्तलिफ चीज़ों पे कर चुका हूँ, लेकिन ये था कि पिशावरी चप्पल और खुशे ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है और लोग करवाते हैं, बहुत से पहनते भी हैं और वो हमारे कल्चर ही में तक महदूद रहते हैं। बस ये था कि स्नीकर्स जो आइडिया मेरे क्लाइंट जो थे उन्होंने लेकर आए स्नीकर्स, तो मुझे ख्याल आया कि ये स्नीकर्स ऐसी चीज़ है कि जो इंटरनेशनल तौर पे लोग पहनते हैं। भले वो गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, ब्राउन हो, हर कोई इसको पहनता है। इसके ऊपर मुझे दिलचस्पी नजर आई तो मैंने इसको पेंट किया। समझ लें कि 5 दिन लगते हैं और 2 दिन सूखने के हम लोग इसके ले लेते हैं, हफ्ता भी लग जाता है और अगर रश हो ज्यादा तो 10 दिन भी लग जाते हैं। शूज पे आर्ट तो अभी पिछले 2 हफ्ते पहले किया मैंने शूज पे आर्ट, अब तक तो काफी आर्ट आ चुके हैं। उसके बाद मैंने और भी चीजें सोची हुई ट्रक आर्ट अकेडमी के थ्रू, मैंने और भी इंटरनेशनल तौर पर भी और नेशनल भी मैंने काम करना है। और अभी तो एक आर्ट कार क्लब ने मुझे ज्वाइन किया है और उसके लिए मैंने गाड़ियां बनानी है ह्यूस्टन में, आर्ट कार क्लब ह्यूस्टन, उसके लिए भी मैंने जाके गाड़ियां बनानी है। कराची में जो अगर आप मेरा काम देखना चाहते हैं, आर्ट गैलरी है एयरपोर्ट पे, उधर जाके आप मेरे जहाज पेंट हुए हुए देख सकते हैं, रखिए वेस्पा और फॉक्सी वगैरह, और उनकी पूरा कैफेटेरिया आप पेंट हुआ हुआ देख सकते हैं। आप अगर कराची में देखें, शारा फैसल की ब्रिज मैंने पेंट किए और एयरपोर्ट का ब्रिज भी पेंट किया था और कैंट स्टेशन की दीवार, एमटी खान की दीवारें भी मैंने पेंट की, उन पर भी मैंने अपना नायाब काम
ग्रैंड रिसेशन वाली जो दीवार है उस पर किया था। इंशाल्लाह ये है कि मैं अपना काम दिखाता रहूँगा, भले तुम्हें चाह नहीं, हमें भी परवाह नहीं, हम करते रहेंगे, अपने रंग बिखेरते रहेंगे पूरी दुनिया में और अपने मोहब्बत भरे शेर लिखते रहेंगे। दिल भरा फरोख्त कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट, इसको भी जारी रखेंगे और फासला भी रखेंगे, प्यार भी होने देंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, ये वक्त है एक ब्रेक का। आप रहिए आज के साथ।